हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई चौहान सर में। जीएस में हमने सबसे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लिया है, तो इसके पैरेलल में ही हमारा मैथमेटिक्स भी चल रहा है। तो ज्योग्राफी जो चल रही है फिलहाल क्लास 6 की ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी में अब से पहले हमने जो चैप्टर लिया था अक्षांश और देशांतर, इसके बाद में अब ये चैप्टर आता है हमारा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की किस किस तरह की गति होती है, इसके लिए हम इस ग्लोब को देखते हैं। पहले ये ग्लोब है। ग्लोब का मतलब अर्थ का एक मॉडल है। तो अब ये ग्लोब है, पृथ्वी जो अपनी पृथ्वी की जो अक्ष है ये, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। अक्ष वैसे कुछ नहीं होती, ये काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी की अक्ष जो है, पृथ्वी अपनी अक्ष के अराउंड, अक्ष के चारों ओर, एक्सिस के अराउंड इस तरह से पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, मोशन करती है ऐसे। तो इसकी पृथ्वी की जो ये गति है, इसको हम, एक तो रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है, मतलब एक परिक्रमण एक परिभ्रमण होता है। ये इसका परिभ्रमण है, परिभ्रमण अथवा घूर्णन, घूर्णन बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे तो घूमती ही रहती है, इसके साथ साथ चक्कर लगाती रहती है सन का, सूर्य का भी चक्कर लगाती है। उसको बोलते हैं हम परिक्रमण। परिक्रमण मतलब परिक्रमा करती है सूर्य की, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये इसका हो गया परिक्रमण। परिक्रमण के बाद अब हम देखते हैं इससे आगे इसका कक्षीय समतल देखते हैं। कक्षीय समतल, तो पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी की कक्षा द्वारा जो बनाया गया समतल है उसे कक्षीय समतल बोलते हैं। कक्षीय समतल इस तरह से होता है, जैसे ये है पृथ्वी, इस तरह से घूमती है ये यहाँ, ये जो इसका ये है, ये कक्षीय समतल है, ये वाला इसकी कक्षा के द्वारा बनाया गया समतल। अब इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो अक्ष है, जो कि काल्पनिक रेखा है, अक्ष ऊर्ध्वाधर के साथ 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी की अक्ष इसके कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ से अगर इसकी कक्षा को देखें, कक्षीय समतल को, और इसकी एक्सिस को देखें, इनके बीच का जो मिलेगा 66.5 डिग्री मिलेगा कोण। तो अगर हम देखते हैं 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा 90 डिग्री बैठ जाता है। एक तो ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया हुआ और एक इसकी कक्षीय समतल के साथ बनाया हुआ कोण, तो ये बन जाता है इसका पूरा 90 डिग्री हो जाता है दोनों को ऐड करके। अब इसके बाद देखते हैं आगे हम कि इसकी जो पृथ्वी है, इसके, हाँ एक बात बतानी है कि पृथ्वी जो प्रकाश प्राप्त करती है, लाइट जो मिलती है पृथ्वी को, वो सूर्य से मिलती है। सूर्य का जो प्रकाश इस पे पड़ता है, क्योंकि ये लगभग गोलाकार है, पृथ्वी लगभग गोलाकार है, तो एक बार में पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त कर पाता है। केवल आधा भाग प्राप्त कर पाता है, और इसके आधे भाग पर अंधेरा रहता है। पृथ्वी के आधे भाग पर अंधेरा रहता है। अब ये जो इतना भाग, मानो ये इधर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसके इतने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो अब इतना भाग ही इसका, इतने भाग पर ही दिन है, बाकी पे रात है। अब इसका ये देखते हैं हम कि इतना भाग जब प्रदीप्त है, इधर का नहीं है, तो अब जो ये जो व्रत है, एक ये व्रत जो है, इतना व्रत जो इसके दिन और रात को डिवाइड करता है, उसे प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको बोला जाता है।
पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक अपनी पूरा चक्कर लगा लेती है अपनी एक्सिस के अराउंड। तो 24 घंटे में लगा लेती, इसको पृथ्वी का दिन बोला जाता है। 24 घंटे का एक दिन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, कभी कभी मन में सवाल आता है कि पृथ्वी हमारी अगर घूर्णन ना करे, अपनी एक्सिस के अराउंड ना घूमे, तो क्या होगा। इसके लिए हम देखते हैं, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, एज इट इज रहती है, अब एज इट इज रहने में जो इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है, इसके इस आधे हिस्से को ही मिलेगा सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश इसके आधे हिस्से को ही मिलेगा, तो इसका आधे हिस्से पे, इसके आधे हिस्से पे हमेशा दिन रहेगा, और जो बाकी का हिस्सा पीछे की साइड आ गया, पीछे की साइड वाले पे हमेशा रात रहेगी, और इस पार्ट पे हमेशा सर्दी रहेगी, गर्मी रहेगी, और पीछे वाले पार्ट पे हमेशा सर्दी रहेगी। सामने गर्मी, इधर सर्दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये तो इसकी हमने उसकी बात कर ली, परिभ्रमण की या घूर्णन की। अब इसकी परिक्रमण की बात करते हैं। परिक्रमण में पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसे टाइम लगता है लगभग 365 दिन और 6 घंटे। उसको लगते हैं 365 डेज, इतने दिन और 6 घंटे, इतना टाइम लगता है। हम ऐसे ही बोल देते हैं, नॉर्मली तो 365 दिन बोलते हैं, लेकिन पूरा देखें तो 365 दिन और 6 घंटे लगता है पृथ्वी को सूर्य के अराउंड चक्कर लगाने में। अब ये जो 6 घंटे हैं, हर चौथे साल, 3 साल तो 365 होते हैं, लेकिन हर चौथे साल 6 घंटे मिलके, 4 साल में 6 घंटे मिलके 24 घंटे बैठ जाएंगे। तो ये जो 24 घंटे बैठते हैं, इसका मतलब एक दिन बढ़ गया हमारा। 365 दिन तो चल ही रहे हैं, और 6 घंटे के हिसाब से 4 साल में, हर साल 6 घंटे, 4 साल में हमारे कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का मतलब एक दिन हो गया। अब वो जो दिन है हमारा, 24 घंटे का जो दिन है, वो हमारा कहाँ पहुंचेगा, उसको फरवरी में एडजस्ट करते हैं। फरवरी 28 की होती रहती है, हर चौथे साल फरवरी 29 की हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष। तो ये लीप वर्ष होता है। पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है 365 दिन 6 घंटे में, तो वो 6 घंटे एडजस्ट हो गए, पूरे 24 घंटे बैठे। 24 घंटे का मतलब एक दिन बैठा, वो एक दिन जो एडजस्ट किया जाता है फरवरी में, तो फरवरी वो लीप वर्ष होता है, फरवरी में 29 दिन होना। अब जैसे इस बार हम देखते हैं, अब लीप वर्ष आगे कब पड़ने वाला है। अब ये है सन 2021, सन 2021, 2021 है। अब इसमें हमेशा जब लीप वर्ष देखते हैं, हम लीप वर्ष देख लेते हैं कि 4 से डिवाइड करके उस शताब्दी को, इसको 4 से, सन जितना भी 2021 है, 2022 है, इसको 4 से डिवाइड करके हमें पता लग जाता है। और 4 की डिविजिबिलिटी मैंने बता रखी है, मैथमेटिक्स की वीडियो देख लेना, उसमें पता लग जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी जो होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है कोई सा भी नंबर। 2021 को, 21 केवल हम इस 21 को ही देखेंगे, इस 21 को देखेंगे, ये 21 4 से डिवाइड होता है या नहीं। ये अब हम देखते हैं, 4 पंजे 20 नहीं होता, एक रिमाइंडर बच जाता है इसमें, तो ये नहीं होता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष अब हम देखते हैं, क्या 22 कटेगा, नहीं। 23 कटेगा, नहीं। 24 कटेगा, 4 संग 24। सन 2024 में लीप वर्ष पड़ेगा, 2024 में फरवरी 29 की होगी।
उससे पहले 21 में, 2021 में भी, 2022 में भी, 23 में भी जो हमारी फरवरी है वो कितने की होगी, 28 दिन की होगी। अगले 24 में जो आएगी वो 29 दिन की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऋतुएं। पहले तो ऋतुएं देखने से पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात। दिन रात जो बदलते हैं वो पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य के अराउंड घूमती है तो क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम बदलते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुएं होती हैं हमारी सर्दी, गर्मी, बसंत और शरद। इसमें अब देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, ये मैंने पूरा इसका फिगर बनाया है, इसमें देखते हैं, ये मान के चलो ये 21 जून, ये 21 जून है, पहले इसको लेके चलते हैं हम। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। तो इस टाइम पे कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा पर देखा होगा, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी है, पृथ्वी का हमने, चलो कहीं से इसको देखते हैं, पृथ्वी का यहां पे ये विषुवत रेखा है, मतलब ये वाली भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसको, इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा जो है, इस भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण की तरफ जो दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में देखते हैं हम, जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ है वो हमारी कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री जो साउथ में, दक्षिण में, वो मकर रेखा है। तो जब उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी ध्रुव सन की तरफ को थोड़ा टिल्ट है, झुका हुआ, तो उस समय क्या है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और ये पृथ्वी का झुकाव लगभग जब रहता है, तो इसका मतलब है, अब देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में मौसम गर्म रहेगा और इधर को ठंडा रहेगा। ध्रुवों पर देखा जाए, ध्रुवों पर तो तिरछी ही पड़ती है सूर्य की किरणें, वहाँ तो ठंडी ही रहती है, लेकिन तुलना करें कंपैरिजन में, तो इधर गर्म होगा, इधर ठंडा होगा। अब तो इस समय पे क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कौन सी ऋतु होगी, गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होगी, और इसके दक्षिणी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु, विंटर। इधर समर, इधर विंटर। इस समय पे इसको बोलते हैं उत्तर ऐनांत। उत्तर ऐनांत मतलब समर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस बोला जाता है इसको, उत्तर ऐनांत या उत्तरी ऐनांत बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट, इधर को देखते हैं। जब हम इधर देखते हैं, जब इसका पृथ्वी का दक्षिणी, ये वाला दक्षिणी ध्रुव, ये सूर्य की तरफ को झुका होता है, इसका झुकाव उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की तरफ को होता है, तो उस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसमें इस समय पे क्या होता कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु, मतलब समर। इधर विंटर, इधर समर, और यहां इधर समर और इधर विंटर, इस तरह से होता है। चलिए अब इन दोनों को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब 21 मार्च 23 सितंबर को देखते हैं, इस समय पे
सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है, इसको बोला जाता है विषुव, मतलब इक्विनॉक्स। और वो मैंने वो बताना भूल गया, इसको विंटर सोलिस्टिस बोलेंगे, विंटर सोलिस्टिस, और इसको बोलेंगे, इसको तो बता दिया था मैंने, समर सोलिस्टिस। इसको बोलेंगे हम इक्विनॉक्स, मतलब विषुव बोलेंगे। देखा जाए, अगर हम बात करते हैं 21 मार्च की, 21 मार्च की, तो 21 मार्च को जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु। शीत और शरद में अंतर है। शीत का मतलब विंटर, लेकिन ये जो शरद ऋतु है ये है ऑटम, पतझड़, ऑटम, इसको बोला जाता है ऑटम, AUTUMN, ऑटम मतलब पतझड़ बोला जाता है इसको। तो इधर बसंत ऋतु हो जाएगी, इधर शरद ऋतु हो जाएगी, और इसका जस्ट उल्टा इस पे हो जाएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां शरद ऋतु, ऑटम हो जाएगा वहां शरद ऋतु, और बसंत ऋतु जो हो जाएगी वो दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने समझा कि पृथ्वी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है, अक्ष के परिधि घूमती है। तो उसमें क्या होता है, दिन और रात बदलते हैं, लेकिन अर्थ जब सन के चारों ओर रोटेट करती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, इससे आगे कुछ नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद।